हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पूरू धवन। सर स्वागत है आपका। थैंक यू मैं वेरी आपको मच। बताना चाहता हूँ कि आज काफ़ी सारी यूथ से रिलेटेड बातें होंगी कि आजकल क्यों ज़्यादा लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं यंग एज में, और स्पेशली किडनी की और पैरालिसिस एक्सपर्ट भी हैं सर। तो सर स्वागत है आपका वंस अगेन। एंड कैसा चल रहा है सब? ऑल गुड। सर ये बताओ, आजकल बीइंग अ डॉक्टर आप क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हो यंगस्टर्स में? उसके बाद हम एड्रेस करेंगे जो हमारे कंसर्न्स है, बट आप कुछ कॉमन चीज़ें बताओ जो आप आजकल देख रहे हो, क्या चल रहा है मार्केट में? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूथ फेस कर रहे हैं ना वो आज की डेट में है कि उनको खाना क्या ना उनको पता ही नहीं है। जिम जाना है ये पता है, प्रोटीन खाना है ये पता है, बट बैलेंस डाइट के बारे में वो ज़ीरो जानते हैं। सही बात है। आज की डेट में अगर हम देखें ओपीडी के अंदर तो हर महीने 2-4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिम जा रहे होते हैं, जिम करना है, प्रोटीन के डिब्बे खा रहे हैं, किडनियाँ ख़राब कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है जहाँ पर हमें अपने आप को बदलना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, क्या खाना है, क्या बॉडी को कब लगेगा, खाना बॉडी को लग रहा है नहीं लग रहा, वो सब एक यूथ को अब पता होना चाहिए। सर खाना लगना मतलब क्या होता है? देखो आपने मुंह से डाल लिया, आपके इंटेस्टाइन्स में चला गया, स्टमक में चला गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बॉडी को लग गया। आपकी बॉडी को वो तब लगता है जब वो ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है, जब उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं, जो उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी ब्लड में चले जाते हैं, वो तब आपकी बॉडी को खाना लगता है। सर जैसे हर कॉमन इंडियन की डाइट, जैसे मतलब नॉर्थ इंडियन साइड्स की अगर बात करें तो रोटी सब्जी, अगर हम ये आजकल लोग यूथ इतना तो अवेयर है कि भाई बाहर का नहीं खाना, घर का खाना खाना है, और घर के खाने में रोटी सब्जी चावल ये सबके मील में कॉमन मोस्टली होते ही है। हाँ, तो क्या ये भी सही खाना नहीं है या ये बेटर खाना है, या क्या इसमें मिसिंग है, कुछ बताओ। हाँ, इसमें मिसिंग सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है वो है सब्जियाँ। अक्सर हम देखें हम रोटी चावल खा लेते हैं, साथ में खा लेते हैं राजमा छोले, तो इन चीज़ों के अंदर ना फाइबर की मात्रा कम होती है। तो अगर आप फाइबर की इंटेक कम कर रहे हो तो आपका भी लेके चलो कि आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, आज नहीं तो कल। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, जैसे रोटी खाई, आपने चावल खाया, उसके बाद ना पानी का गिलास पी लिया, और अगर खाना खाने के बाद पानी पीने से आपका पेट फूल रहा है तो ये गारंटीड है कि अगले 2-3 सालों में आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अच्छा। डायबिटीज़ डेवलप होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है खाना खाते समय, खाने के बाद, और क्या खा रहे हो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट में क्या ज़रूरी होना चाहिए? देखो डाइट में सब कुछ होना ज़रूरी है, डाइट का बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक टाइप के खाने को बार बार नहीं खाना, रोज़ पोहा नहीं खाना, रोज़ दलिया नहीं खाना, रोज़ घिया तोरी टिंडे नहीं खाने, इनको रोटेशन के साथ खाओ। मिक्स वेजिटेबल खाई, किसी दिन राजमा खाया, किसी दिन छोले खाए, किसी दिन मक्का की रोटी खाई, किसी दिन साग खाया, तो इट शुड बी इन रोटेशन। उससे क्या होता है, जब आप वैरायटी ऑफ फूड और ले रहे होते हो, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल की वैरायटी ले रहे हो, तो अब किसी चीज़ के अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, किसी के अंदर विटामिन डी ज़्यादा है, तो जब हम रोटेशन करते हैं ना तो बॉडी में डेफिशिएंसीज नहीं बनती, आपकी बोन्स में पेन नहीं होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम भी कम होती है, कॉलिक पेन नहीं बनता। तो ये सारे फायदे आपको तब मिलते हैं जब आप बैलेंस डाइट पे चल रहे होते हो। पर जैसे आजकल से जिम में लोग ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि जितना ज़्यादा आप मील लोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उस हिसाब से गेनिंग होगी और बॉडी बनेगी आपकी। तो लोग दिन में 6-6 मील खा रहे हैं, 7-8 मील खा रहे हैं, तो वो सही है क्या? देखो नंबर ऑफ मील इतने मैटर नहीं करते, उस मील में ले गए रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आपने प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाया, आप जब प्रोटीन ज़्यादा इंटेक कर रहे हो तो अपने सिस्टम पर लोड डाल रहे हो, क्योंकि प्रोटीन को आपको अपनी बॉडी में लगाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। आपने जो प्रोटीन खाया वो डायरेक्टली तो लगने वाला है नहीं, वो आपके स्टमक में जाएगा, लीवर से डाइजेस्ट करेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड सर्कुलेट करते हुए सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स को वो जाके वो यूज़ होगा। तो जब हम जिम जाते हैं तो क्या होता है, मसल्स हम वेट उठा रहे हैं, मसल के फाइबर टूट रहे हैं, तो वो प्रोटीन रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, बट डाइट में सिर्फ प्रोटीन नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाते रहोगे तो किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, तो आप डाइट में बढ़ा दो, एग्स बढ़ा दो, पनीर बढ़ा दो, और चीज़ों से इसको पूरा कर लो, दालें बढ़ा लो, बट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि दालें सुबह शाम चल रही है, वो काम नहीं करना। अच्छा, और जैसे यंग एज में लोगों की तबीयत खराब हो रही है कि भाई पहले ही बीमार हो रहे हैं और फिर छोटी बीमारी लगी है फिर बड़ी बनती चली गई। हाँ, तो उसका क्या कारण हो रहा है? वो जनरल खान पीना ही है या कुछ और है? वो सिर्फ खाना पीना नहीं है, आपकी वो मेंटल हेल्थ भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। रीज़न क्या होता है, जैसे आपने बीपी चेक नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि आप यंग हो।
आपको डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, आपने चेक ही नहीं करवाते, आप 35 के हो रहे हो, आपने चेक ही नहीं करवाया। तो अब जब आपकी बॉडी में बीमारी है और आपको नहीं पता और वो बढ़ती जा रही है, तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को बना देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बीपी हाई था, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, तो आपको कार्डियक इशू तो हो ही जाते हैं, मगर आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है, पैरालिसिस की भी दिक्कत हो सकती है। तो बीपी को इग्नोर करने पे बाकी बड़ी बीमारियां आ गई। तो तरीका ये होता है कि उसको छोटे पे ही ख़त्म कर दो, खाना बदलो, लाइफस्टाइल चेंज करो, उसको वहीं पे फिनिश कर दो, उसे पालना नहीं है। कुछ लोगों को तो सर पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, कि कब हो रही है या नहीं हो रही, कब चेक करें, क्या करें, तो कैसे पता? सर आइडियली कब चेक कराना चाहिए अपना फुल बॉडी चेकअप, मतलब आपके फुल हिसाब बॉडी से? चेकअप अपने बर्थडे पे फिक्स कर दो। अच्छा, साल में एक बार बहुत है। हाँ, साल में एक बार मिनिमम करवाओ, फिर शादी हो जाए फिर 2 बार करवा लो, मैडम के बर्थडे पे भी करवा लो। अच्छा। तो इस तरह से एक रूटीन सेट हो जाती है, मिस नहीं करते आप। तो वो एक तरह से अपने आप को खुद की इंश्योरेंस है, खुद का गिफ्ट है। आपने अपने को गिफ्ट दे दिया कि बर्थडे पे हम ये चाहते कि गिफ्ट मिले, खुद को कभी हम कुछ देते नहीं है, तो आप अपने आप को हेल्थ दे दो। ठीक है, 2-3 हज़ार का टेस्ट हुआ, अब आप सिक्योर, ये साल सिक्योर हो गया, तो ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई खाना खाते पानी पी रहा है, उसको ब्लोटिंग हो रही है, तो मतलब कुछ दिक्कत 2-3 साल बाद उसको और बढ़ जाएगी। तो आइडियली पानी कब पीना चाहिए, खाना खाने के बाद या उससे पहले? देखो, आयुर्वेद में 3 टाइप के बताया गया कि किस तरह से आप पानी का इंटेक कर सकते हो। अगर आप खाने से पहले पानी पीते हो तो क्या होता है कि स्टमक फिल्ड अप हो गया पानी से, तो खाना कम गया, या खाना कम गया मतलब कैलोरीज कम गई, कैलोरीज कम गई तो मतलब आपका वेट पुटअप कम होगा, तो वो आपको वेट लूज़ करने में हेल्प करता है पानी खाने से पहले। खाने के बीच में सिप सिप करके पी रहे हो तो क्या है, खाने के अंदर जो जूसेस होते हैं वो अच्छी तरह से बाहर निकल आते हैं, तो सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है। मगर अब आपने खाना पेट भर लिया खाने से ऊपर तक, अब आपने पी लिया, जो ग्लास बचा हुआ था पानी का वो आपने ऊपर पी लिया, तो क्या गया, वो खाना पेट में जब पानी के साथ मिलता है ना तो फूल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने केमिस्ट्री में बायो में पढ़ा था कि हमारे स्टमक में HCl होता है, एसिड होता है। अब उसका जो pH होता है वो 2.5 होता है। अब पानी आपने पिया, वो डाइल्यूट हो गया, अब वो जो उसकी पोटेंसी थी वो कम हो गई, तो क्या हुआ, हमारा डाइजेशन स्लो हो गया। जो खाना हमारा 1.5 घंटे में पच रहा था वो 4 घंटे में पच रहा है। अब 4 घंटे में आप दूसरा खाना खा लेते हो दोबारा से, तो फिर क्या होती है, ब्लॉटिंग की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। खाने में फाइबर भी कम था, उससे और दिक्कत आ गई, उससे फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, डायबिटीज़ प्री डायबिटिक होने शुरू हो गए, तो ये सारी दिक्कतें एक के बाद लगनी शुरू हो जाती है। ओके सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक और चीज़ कही कि प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्री प्रोटीन होता है पाउडर वाला, उससे किडनी पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है और उससे कैसे बचा जाए, थोड़ा वो भी बताओ। देखो, अब जो जिम जा रहा है वो 2 पर्पज से जा रहा है, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप फिटनेस के लिए जाते हो, बहुत ज़्यादा मसल गेन करने तो जा नहीं रहे कि आपने वर्ल्ड चैंपियन में जाना है। तो 2 टाइप के जिम जाने वाले हैं, एक है हेल्थ के लिए, एक है बॉडी गेन के लिए। तो हेल्थ के लिए ऑल ओके, कार्डियो करो, अपना लाइट वेट अपना किया, ऑल ओके। बट जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक शुरू करते हैं कि हम मसल मास गेन करेंगे ना, तो प्रोटीन का हमारे सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, आपने खाया था प्रोटीन था, अब प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगी और उसमें निकलता है अमोनिया। अमोनिया लीवर में जाता है, वहाँ बनता है वो यूरिया। अब यूरिया को बाहर निकालने का काम किसका है, किडनी का। तो आपके 2 ऑर्गन पे बहुत लोड जाता है प्रोटीन खाने पे, आपके लीवर पे और आपकी किडनीज पे। अब लीवर तो रीजनरेट हो जाता है, किडनी रीजनरेट नहीं हो पाती। तो जब हम प्रोटीन अच्छा नहीं खाते, जब बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा है वो खाए जा रहे हैं, तो किडनी के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर हमारे लिवर पे इफेक्ट आ रहा है तो किडनी पे आएगा ही आएगा, ऐसा है? हाँ, ये दोनों ऑर्गन्स आपस में रिलेटेड हैं। लीवर क्या करेगा, कोई भी हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा कि बॉडी से यूटिलाइज कर ले, और जो उसमें गंदगी बनेगी उसको बाहर निकालेगी किडनी। तो दोनों सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों का आपस में पड़ता है। अगर लीवर पे इम्पैक्ट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो किडनी पर भी है, बट कुछ बीमारियों में वो आता है। अच्छा सर, रिसेंटली मैं देख रहा था, अभी मार्केट में एक नई चीज़ आई है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये नॉर्मल तो आ ही रहे थे, प्लांट बेस्ड भी आने लग गए, तो वो ठीक है, वो लेने चाहिए? देखो, ये अगर प्लेन सच्ची में प्लांट बेस्ड है तो मेरे ख्याल से उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। बट आपने ध्यान के रखना है, आप जब भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो तो साथ में प्लांट बेस्ड और भी चीज़ें फाइबर टाइप की साथ में ऐड करो, क्योंकि अगर आप प्रोटीन का पाउडर इनटेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक स्लरी सा बन जाता है, पेस्ट सा बन जाता है, तो वो आपके इंटेस्टाइन्स में चिपक जाता है। और अगर उसको आप एसिमिलेशन अच्छा चाहते हो कि बॉडी में अच्छा लगे, तो साथ में थोड़ा सा फाइबर इनटेक, फ्रूट्स वेजिटेबल्स साथ में ज़रूर रखना। सिर्फ ये नहीं प्रोटीन पाउडर
लिया वो काम चला लिया, वो काम नहीं होना। नेचुरल चीजें आपको खानी है पूरे टाइम, ये है कि हाँ, जितना नेचुरल चीजें खाओ उतना बढ़िया है। हाँ, नेचुरल आप रखो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखो, डाइट आपकी रिच होनी चाहिए, 95% वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए आपकी, 5% आप नॉनवेज खा सकते हो अगर हेल्दी जो हम कहते हैं, 5% कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते का मतलब एक मील आप नॉनवेज ले लो, बाकी अपना वेजिटेरियन रखने की कोशिश और करो। जो सर आप कह रहे हो कि जो एक्चुअल प्रोटीन जो किडनी लीवर खराब कर रहा है, तो मतलब उसमें भी आप ये कह रहे हो ना कि जो ऑथेंटिक नहीं है या फिर जो बेकार आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाए सुन के। मैं तो यही कह रहा हूँ कि डिब्बा लेने की जरूरत ही नहीं है, कैसा भी हो आप एग्स खाओ, दालें खाओ, क्या दिक्कत है? प्रोटीन तो सारा सारा उसमें भी है ना। तो आप उस तरफ जाने की कोशिश मत करो अनटिल अनलेस आपने वो कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है। एग्जैक्टली क्यों आप अपनी बॉडी को खराब, अच्छा वहां पे चांसेस है खराब होने के, कभी सुना अंडे खा के किडनी खराब होगी या पनीर खा के किडनी खराब होगी? कभी नहीं सुना होगा। डिब्बे खा के किडनी खराब होगी ये जरूर सुना हुआ है। तो अगर वहां पर 1% का भी रिस्क है तो वहां क्यों जाना? सर वैसे ऐसा कहा जाता है स्टेरॉइड्स के लिए कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी बनानी है तो स्टेरॉइड्स, नहीं तो हमारी नॉर्मल डाइट में इतना प्रोटीन नहीं लेते हम लोग, तो इसलिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत आती है। तो आपका उस पर क्या टेक है? देखो स्टेरॉइड कि के अगर लिए मसल गेन थोड़ी बहुत करना चाहे कोई तो डब्बा ले भी रहा है अगर वो, तो प्रिकॉशनरी फाइबर खा ले या पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि जैसे पानी जितना ज़्यादा पियो तो वॉश आउट होता रहता है, किडनी फंक्शनल ठीक करती रहती है, ऐसा है? हाँ देखो, अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रोटीन इनटेक, मैंने पहले भी कहा था, क्यों कर रहे हो, है ना। अब आपने कहा कि हमें वो नेचुरल तरीके से नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं है। आप बात को समझो कि अगर आप एग्स लेते हो 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन है, पूरा बॉडी को लगेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो आप एग्स की मात्रा बढ़ा सकते हो। अब बहाना होता है कि गर्मियों के मौसम में हम अंडे कैसे खाएं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते तो अंडे नहीं खाते। तो आप ये समझो कि जैसे हम पनीर लेते हैं, अगर आप घर का बना हुआ पनीर का कुछ खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, आपके डिब्बों से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मिल जाता है और आपके सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता। आप खाना दिन में 6 बार खा लो। पर सर ये थिंकिंग रहते हैं ना कि 28 ग्राम फिर दिन में 2 स्कूप लेने हैं, पूरा बॉडी से डबल पूरा करना है, क्योंकि ये कहते हैं कि जितना आपका वेट है उससे डबल आपको प्रोटीन इनटेक करना होता है। हाँ, तो मगर एक बार मुझे बताओ, जब ये बॉडी हम बना लेते हैं, कभी देखा है उनकी लेटर एज में क्या हालत होती है? जॉइंट्स वॉइंट्स सब बोल जाते हैं, सब बेड पर होते हैं और किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। आपको पता है कि आपके साथ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप क्यों करना चाहते हो उसको? आप अगर किसी को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी को लीन रखो ना। अब आपके सामने ऋतिक रोशन भी तो एग्जाम्पल है ना, बॉडी देखो उनकी। अब ऐसा तो नहीं लगता ना कि सर उनकी तो बात नहीं कर सकते सर। सर वो तो सब साइकिल चलाते हैं सर, वो तो टीके लेते हैं। आप जितने भी एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनकी बॉडी देखो आप, बिल्कुल इतनी बढ़िया बॉडी होती है, स्लिम बॉडी होती है। जब आप इंजेक्शंस ले रहे हो, अपने स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो बॉडी फूल तो जाएगी, बट उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है लेटर एज पे। अब आप जो स्टेरॉइड्स ले रहे हो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो आप रेडी हो उसको लेने के लिए, और रिस्क क्यों ले रहे हो? मैं कहूँ कि इससे आपको ये हो सकता है, ले लो, अभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाद में नुकसान पहुंचाएगा। करोगे? नहीं, अपनी हेल्थ के साथ करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर ऐसा ही एक और मिथ भी है किडनी से रिलेटेड, किडनी स्टोन से रिलेटेड, कि बियर पी लो तो बियर पीने से आपकी किडनी की पथरी का दर्द नहीं उठता या पथरी निकल जाती है, तो उसका भी मिथ क्लियर करो सिंस आप एक किडनी एक्सपर्ट हो। ये तो सारे पेशेंट भी आगे पूछते हैं, डॉक्टर साहब पथरी है, बियर पी लूं? मैडम साथ में बैठी होती है, पी लूं? और हम उनको कहते हैं कि देखो नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टोन नहीं है और आप बियर पी रहे हो तो वो स्टोन बना रही है, याद रखना। उसमें ऑक्जेलेट है, हाँ उसमें ऑक्जेलेट है, वो पथरी बनाएगी, उस पर पूरी रिसर्च हो चुकी है। अगर पथरी फंसी हुई है, मतलब उसने यूरिन को रोक रखा है, यूरिन बंद हो रहा है, निकल नहीं पा रहा, ब्लॉकेज कर रखा है, तब जब हम बियर पीते हैं तो वो एक डायूरेटिक की तरह काम करती है, बहुत ज़्यादा यूरिन बना रही होती है, प्रेशर बनाती है, तब वो पथरी पास हो जाती है। तो आप उसे कब पी रहे हो वो मायने रखता है ना। अब वो कैलिक्स में पड़ी हुई है, कहीं ब्लॉकेज नहीं कर रखा उसने यूरिन का, आप पथरी वो बियर पियोगे, पथरी बड़ी हो जाएगी। सर ये पथरी की ना प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत हो रही है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ ये बनती कैसे है? क्योंकि हमने सुना है कभी कभी वैसे बता रहा हूँ कि शिकंजी पी रहे होते हैं, नींबू का बीज चला गया या टमाटर के बीज चले गए तो उनसे वो पथरी डेवलप हो जाती है, या कई लोग कहते हैं कि दवाइयों के वो दवाइयाँ खाते हैं हम, उससे पथरी बन जाती है, जो छोटे छोटे पीसेज या जो डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये बनती कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। जो भी आप खाना खाते हो ना वो किडनी तक पहुंचता ही नहीं है,
डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो पहले आपके माउथ से गया, आपके स्टमक में गया, स्टमक से डिओडिनम में गया, उसके बाद अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली वो बाहर। अब जो उसके अंदर सामान था जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, ब्लड में लेकर आया, अब उससे पथरी बन सकती है। अब जो हमारी जो स्टोन फॉर्मेशन होती है उसमें कैल्शियम के और ऑक्जेलेट के स्टोन सबसे ज़्यादा होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप खाना ऐसा खा रहे हो जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, कौन से खाने होते हैं इससे? जैसे आप टमाटर की बात कर रहे थे, तो टमाटर के बीजों के अंदर ऑक्जेलेट होता है, बट वो इतना कम होता है कि पथरी बनाने में से 20 साल लगते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप पानी का इंटेक कितना करते हो। अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हो तो पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप पानी का इंटेक अच्छी तरीके से करते रहते हो, प्यास लगने पे पानी पी रहे हो, खुल के पानी पी रहे हो, तो वहीं पे स्टोन बन नहीं पाता, क्योंकि जो भी वहाँ पे पथरी बनाने वाली चीज़ है वो तो फ्लश आउट हो गई, तो वो इकट्ठा ही नहीं हो पाता। तो वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है, और खाने को आप इस तरह से जज मत करो कि इससे पथरी बनती है, इससे नहीं बनती। अब बन गई है तो वो निकलेगी, दिस वे और दैट वे। सर हमारे कुछ जानकार है जिनके मतलब किडनी में स्टोन है, और उनसे हम यही सुनते आते हैं यार इतने साल हो गए हैं वो निकल नहीं रहा है, अटका हुआ है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कितने दिन में उसको ट्रीट कर देते हैं और आपका क्या तरीका होता है? देखो, किडनी स्टोन के पेशेंट हम ज़्यादा देखते नहीं है, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ। अगर पथरी का साइज 7 से 8 mm के आसपास का है ना, या उससे छोटा है और वो फंसी हुई है, तो निकल जाएगी। पानी पियो खूब सारा, गन्ने का जूस पी लो, जूसेस पी लो, और बियर की आप बात करें तो उस टाइम में बियर भी पी सकते हो अगर फंसी हुई है तो। अगर पथरी कैलिक्स में बैठी हुई है, किडनी का एक हिस्सा होता है कैलिक्स, अगर वहाँ पे बैठी हुई है तो वो आपकी बियर पीने से नहीं निकलेगी, पानी पीने से नहीं निकलेगी, जब तक वो फंस नहीं जाती। ठीक है। अब उसका साइज़ मैटर करता है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है या फिर वो ऐसे निकल जाएगी। तो अगर स्टोन का साइज़ 7-8 mm का है तो निकल जाएगी, उससे ऊपर है तो क्योंकि नली इतनी पतली है, अगर वो वहाँ पे फंस गई तो निकल नहीं पाएगी। तो साइज़ उसमें वहाँ पे मैटर करता है। ठीक है। अगर साइज़ बड़ा है, डोंट टेक रिस्क। सर आपके थोड़े क्लाइंट एक्सपीरियंस समझते हैं, आपके पास कैसे लोग आते हैं किडनी की प्रॉब्लम्स लेकर, उनको और किस तरीके की नहीं, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो किडनी फेलियर के ज़्यादा होते हैं। फेलियर ही? हाँ, किडनी ख़राब हो रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो वो वाले पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो उनको आप फिर मेडिकली ट्रीट करते हो, मतलब सर्जरी ऑपरेशन ही ऑप्शन है या फिर कुछ और भी ऑप्शन है, लाइफस्टाइल चेंजेस? सर्जरी नहीं करते, सर्जरी तो कभी भी उसमें एडवाइस नहीं होती। उसमें डायलिसिस, उसके बाद अगर काम बन जाता है ठीक है, नहीं बनता तो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है। तो किडनी ख़राब क्यों होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किडनी जो ख़राब हो रही है, 80% गलतियाँ हमारी ही होती हैं। आपका बीपी था, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी बॉडी को चेंज नहीं किया, आपने खाने को चेंज नहीं किया, टाइम पे मेडिसिन नहीं ली, अब उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी ख़राब हो गई। इसी तरह से डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ पता है मुझे कई सालों से है, डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन खाते रहो, काम चलता रहेगा। तो पेशेंट क्या करता है, अरे डायबिटीज़ ही तो है, हर दूसरे घर में होती है, कुछ नहीं होता, डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते हैं। तो जो आपकी शुगर लेवल बढ़ रहे हैं वो आपकी किडनी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। या तो शुगर ठीक कर लो या फिर किडनी का ध्यान साथ में रख लो। तो अगर हम इन दो बीमारी को निकाल देना तो 80% किडनी की बीमारियाँ होंगी ही नहीं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब किडनी फेलियर 80% तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया, गलत खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बीमारी डेवलप हो गई। सर जैसे आपने कहा कि हम लोग चेक ही नहीं कराते, हमें पता ही नहीं होता कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स आप बताइए कि हमें चेक कराने की नीड पता चले, क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसी सोचते हैं तो ऐसी ही हो रहा है। बस यही अप्रोच है ना, यही अप्रोच बदलना है। वही मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे सिम्टम्स बताओ कि हमारे जो व्यूअर्स है वो देख रहे हो तो उन्हें थोड़ा सा अवेकनिंग हो जाए कि नहीं यार ये। जितने भी डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपको कहेंगे कि रेगुलर बेसिस पे बीपी शुगर का टेस्ट करवाओ, खासकर 30 के बाद तो खासकर। ठीक है। मगर अगर आपको हेडेक बना रहता है, बार बार होता है, सिर में भारीपन बन जाता है, तो वो पहला साइन होता है जो आपको मिल सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ओके। ठीक है। अगर बीपी बहुत बढ़ जाएगा तो फिर वो वॉमिटिंग और वो वाली दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, बट उससे पहले हेडेक से ज़्यादा कुछ नहीं पता लगता। घबराहट हो सकती है, थोड़ी बहुत घबराहट हो गई, इससे ज़्यादा बीपी में कुछ नहीं पता लगता कि बीपी बढ़ा हुआ है। वो चेक करवाने पे ही पता लगता है। तो किडनी पूरी ख़राब हो जाती है तब पता लगता है कि बीपी भी था और किडनी भी ख़राब हो गई। क्योंकि अगर बीपी एकदम तेज़ी से बढ़ेगा ना तो महसूस होगा, अगर वो धीरे धीरे सालों साल में धीरे धीरे बढ़ता रहा, 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट, नहीं पता लगता। तभी तो इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं कि किडनी ख़राब हो गई, पता ही नहीं लगता किडनी ख़राब हो गई, एकदम ही इम्पैक्ट आता है सीन। और सर बीपी और डायबिटीज़ की ऐसा कहते हैं कि दवाइयाँ जैसे आप भी कह रहे हो कि चलेंगी अब जिंदगी भर, पेशेंट नहीं खाएगा ही नहीं खाएगा। ऐसा नहीं है।
अगर आपके पास आते हैं तो देखो बीपी और शुगर, देखो वो हाँ वो केस अलग है। यहाँ पे क्या है, किडनी फेलियर साथ में है, तो हमें किडनी फेलियर का ध्यान रखते हुए बीपी शुगर को मैनेज करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, पॉइंट का समझ में आया? वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत खतरनाक चीज़ है। मगर मान लो कि कोई पेशेंट है, बीपी के पता है बीपी बढ़ा हुआ है, उसे इग्नोर नहीं करना। आपको अपने खाने को बदलने की ज़रूरत है, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि 3 ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो बीपी बढ़ा सकते हैं, आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपकी किडनीज। दिक्कत कहाँ है उसे निकालो, उसको दिक्कत क्यों आ रही है उसको अलग कर दो, बीपी ठीक। ब्रेन कैसे करता है? सर आमतौर पे स्ट्रेस की वजह से है आपको पॉडकास्ट करना है, आपका जो है वो आया ही नहीं, आपका पूरा स्टूडियो बुक ब्लॉक हो गया, फिर क्या करोगे? टेंशन तो होगी ना। अब ये रोज रोज हो रहा है तो दिक्कत हो जाती है ना। तो जब हम स्ट्रेस को डेवलप करते हैं तो बीपी शूट अप करना शुरू कर देता है। अब कभी कभी हम बेकार की चीज़ों में ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सर हमारे घर पे बड़े तो लेते ही हैं हर चीज़ को लेके स्ट्रेस और टेंशन, बात बात पे से हम देखते आते हैं अपने घरों में, बड़े बूढ़े मतलब हर बात की टेंशन होती है उन्हें, तो इसीलिए मेजरली बीपी बढ़ रहा है। हाँ, और शाम को उनके साथ कौन आके मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रेस होगा, आप सिटीज़ में रहते हो आपको 100% होगा, नो डाउट। बट जब आपका काम ख़त्म होता है आप उसके बाद क्या करते हो वो आपको उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बीपी की दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। कि आप घर पे भी जाके लड़ ही रहे हो या कुछ और? 8 घंटे आप स्ट्रेस लो, कोई इशू नहीं। हाँ। जब से आप घर पे पहुँचे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आपकी कंपनी क्या है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, तो क्या है ना वहाँ पे सारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो आपके लिए 2 काम हो गए, एक तो आपने फिजिकल भी कर लिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल ली, दूसरा आप मेंटली भी रिलीव हो गए, तो वहाँ पे स्ट्रेस खत्म। जो 24 घंटे स्ट्रेस रखते हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सुबह जाना है, जॉब पे जाना है, 6 बजे निकलना है, 4 बजे नेटफ्लिक्स देखा, 2 घंटे सोए, वो बॉडी खराब जल्दी हो जाएगी। नींद पूरी नहीं कर रहे अपनी बेसिकली। ये ज़्यादा हो रहा है सर, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं 4-4 बजे तक। सर सीरीज का स्ट्रेस ले लेते हैं कि इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, इसका भी स्ट्रेस ले लेते हैं लोग। दोस्तों का ले लेते हैं, दोस्त ने ये कर लिया मैंने नहीं किया, मैं पीछे रह गया, उसका स्ट्रेस हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लगती हैं कि यार ये इस बात के लिए कौन स्ट्रेस लेगा। शादी का स्ट्रेस, बाल नहीं है उसका स्ट्रेस, तो वो आपके पास एंडलेस पॉइंट है जहाँ पर आप स्ट्रेस ले सकते हो। बट आपको स्ट्रेस लेने से कुछ होता नहीं है, इनको कौन समझाए। आपको एक्शन लेना तो पड़ेगा ही ना, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा फाइनली, तभी तो स्ट्रेस जाएगा। अब आप स्ट्रेस लिए जाओ, उसके बारे में कॉन्टीन्यूसली ओवर थिंकिंग किए जाओ, ये ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता, दिक्कत तो आनी है। सर कोई ऐसा केस बताओ, कोई पेचीदा केस किडनी का आपके पास आया हो, किडनी फेलियर का, और आपने ठीक कर दिया हो। नहीं, किडनी फेलियर के केसेस तो आप ये लेके चलो कि अच्छे बुरे सारे केसेस डेली बेसिस पे लगे रहते हैं। कोई एक्सट्रीम मैजिकल भाई ठीक हो गया मैजिकल, देखो मेडिकल साइंस में ना मैजिकल नहीं होता कुछ भी, जो भी है वो लॉजिकल है, साफ सी बात। अब मिरेकल्स तो होते हैं। देखो वो बताने वाले के ऊपर होता है। अच्छा, एक अच्छे डॉक्टर को पता होगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। पर कई बार सर हमने ऐसा सुना है ना, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए ऐसा कैसे हो गया। नहीं, वो वीडियो के टाइटल बनते हैं। अच्छा, बट देखो जितना आपको इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है ना, तो वो मिराकल क्यों हो रहा है ना, आप उसकी भी नॉलेज निकाल लेते हो। एक जादूगर जब जादू करता है ना, तो आपके लिए वो जादू है, उसके लिए वो लॉजिक होता है ना। तो मेडिकल साइंस में भी ऐसे ही है। अब जो किडनी फेलियर है वो 2 टाइप का है। एक है एक्यूट किडनी इंजरी, जहाँ पे किडनी आपने दर्द की गोली खाई, 2 दिन खाई, तीसरे दिन किडनी पूरी खराब बंद हो गई, क्रिटिनिन पहुँच गया 20, 22, 24। अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं ना, तो पेशेंट 15 दिन में लेवल नॉर्मल, 15 दिन महीना भर में नॉर्मल हो जाता। जो 20-22 का लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब आप हो गई मैजिक, पेशेंट कहेगा मैजिक कर दिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। डॉक्टर साहब को तो पता है ना कि हुआ क्या था। ठीक है, तो वो एक हो गया। दूसरा क्या होता है, एक CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जहाँ पे किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है बीपी की वजह से, शुगर की वजह से। तो वहाँ पर लेवल जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो लेवल धीरे धीरे नीचे आते हैं। लेवल आपका मान लो कि 10 है, आप आए तो लेवल नॉर्मल करना मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि किडनी के अंदर ना स्ट्रक्चर मर गया। अब मरे को जिंदा तो किया नहीं जा सकता। मान लो मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ बायोप्सी करवा लो, बायोप्सी करवाते हैं तो किडनी अंदर से बिल्कुल एकदम सख्त हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो अब वहाँ पर मिरेकल नहीं हो सकता है ना। तो वो डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को पता है कि एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है।
आप पेशेंट अगर आएगा, रिपोर्ट दिखाएगा, आप उसको देख के जज कर लोगे कि मतलब एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था। सर थोड़ी पैरालिसिस की बात करते हैं, सिंस आप पैरालिसिस एक्सपर्ट भी हैं, तो ये बॉडी में कैसे होता है, मतलब क्या किसी डिफिशिएंसी की वजह से होता है या फिर कोई नर्व्स ब्लॉकेज की वजह से होता है, और कैसे होता है, कैसे ट्रीट करते हैं आप? या स्ट्रेस की वजह से होता है? नहीं नहीं, रीज़न दोनों के सेम है, किडनी फेलियर के और बीपी के, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डायबिटीज़ भी आपको है, तो आपकी ब्लड के अंदर खून के थक्के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। आप खून का थक्का अगर हार्ट में जाके फंस गया तो हार्ट अटैक आ गया, और अगर वो आपके ब्रेन में चला गया तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसको हम पैरालिसिस भी आम भाषा में कहते हैं, हवा लगना भी कहते हैं इसको। तो अब क्या होगा, ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ ब्लड जा रहा था नहीं पहुँच पाया, वो हिस्सा डेड। 4 घंटा उसे खून नहीं दोगे, ऑक्सीजन नहीं दोगे तो जिंदा तो रहेगा ही नहीं। अब वो ब्रेन जो था, जो वो काम कर रहा था आपके हाथ पैर को चलाने का, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको पैरालिसिस कहा जाता है। अब दूसरा रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर। आपने ध्यान नहीं रखा, ब्लड जा रहा है प्रेशर के साथ ब्रेन में, नस गई फट, जैसे पाइप की, पानी की पाइप नहीं फट जाती प्रेशर से, वैसे वो फट जाती है। अब ब्लड गया अंदर फैल, अब जिस एरिया में वो फैलेगा वहाँ की फंक्शनिंग डाउन, बंद, और फिर वो आपके हाथ पैर बंद होंगे, आवाज़ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किस हिस्से को नुकसान पहुँचा है। और इसी तरह से डायबिटीज इसमें होता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर में, CKD के अंदर बीपी बढ़ा हुआ है, आपका प्रेशर के साथ ब्लड एंटर कर रहा है किडनी के अंदर। अब वो बाल की 1/3 मोटी अंदर ब्लड सप्लाई है, 1/3, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी पतली सप्लाई के अंदर जब ब्लड जाता है, प्रेशर से जा रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब इतनी किसी चीज़ पे आप बार बार स्ट्राइक करते हो, चोट पहुंचाते हो, तो वो जगह हार्ड हो जाती है। जैसे लोग बाइक चलाते हैं या चाकू से काम कर रहे हैं, कैंची करते हो, तो उनकी स्किन मोटी हो जाती है ना। इसी तरह से जब ब्लड का अटैक उस पर हो रहा है तो वहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हमें किडनी की दिक्कत शुरू। अच्छा सर, क्या इसका मतलब ये है कि हमें ब्लड थिनर रेगुलर बेसिस पे अपने खाने चाहिए कुछ महीनों में एक बार, या क्या सीन रहता है, या अपने पास रखने चाहिए मतलब? नहीं, मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपनी फार्मेसी खुद खोलें। ब्लड थिनर आपको तब जब डॉक्टर आपको लिख के दे, ठीक है, क्योंकि आप ब्लड थिनर खा रहे हो, आपको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी एक रीज़न डेथ का हो जाता है। तो कृपा करके अपने आप मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को चेक करने दो, उसको बताने दो, उसको पर्चे पे लिखने दो, उसके बाद उसे यूज़ करना। और जैसे कहते हैं अदरक भी एक तरीके का ब्लड थिनर टाइप होता है, तो वो खा लेना चाहिए? वो आंवला है, अपना जिंजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वो रेगुलर ले सकते हैं। हाँ, डेली बेसिस पे लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को और ये क्लॉट फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखती हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें, चाहे वो आपके ऑरेंजेस हैं, चाहे आपके ग्रेप्स हैं, उनका आप इंटेक करो। करेले का जूस भी बढ़िया है। करेले का जूस, करेला खाओ ना। करेले का जूस क्यों, आप रोज़ तो करने वाले हो नहीं, पूरी ज़िंदगी करने वाले हो नहीं। हफ्ते में 2 बार करेले की सब्जी वो रखवा लो, 3 बार रखवा लो, 4 बार रखवा लो, वो आप खा पाओगे, कर पाओगे। जूस निकालोगे महीना, 2 महीना, 6 महीने, सब भूल जाओगे। सर वैसे जैसे इंडिया में किसी को भी डायबिटीज डिटेक्ट होती है ना, तो वो 2-3 करेला, जामुन इनके जूस ले आता है घर पे कि रोज सुबह पीऊंगा जूस। और सैर नहीं करता ना। हाँ, पैक्ड वाले जो जूसेस होते हैं, जो ये आयुर्वेदिक जूसेस होते हैं, मतलब मैं वो फ्रूट जूसेस नहीं, आयुर्वेदिक जूसेस की बात कर रहा हूँ, वो इफेक्टिव होते हैं? ये शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ही समझना है कि आपको शॉर्टकट नहीं लेना, आपको लॉन्ग कट लेना, क्योंकि लॉन्ग कट अच्छा है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, आपकी बॉडी से यूज़ नहीं कर पा रही, यूटिलाइज नहीं कर पा रही। अब वो क्यों कर रही? क्योंकि बॉडी हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो दौड़ लगाओ, पहला काम दौड़, स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। अब उसके बाद आपका नंबर आता है कि 2-3 महीने आपने किया, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तब जाके मेडिसिन लगानी, उससे पहले नहीं लगानी। वेट ज़्यादा है, वेट कम करो, तब आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि आपका पेनक्रियास से बना हुआ है। 80 किलो के हिसाब से आपका वजन है 130-50 किलो के लिए, तो आपके पास इंसुलिन कम पड़ जाता है। तो आप जो मर्जी करेले खा लो, जो मर्जी ताकत लगा लो, जब तक आपका बॉडी का वेट कम नहीं होता तब तक वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। अच्छा, तो आइडेंटिफिकेशन जो है बीमारी की जड़, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, वरना आप जितने शॉर्टकट लगाओगे उतने वो फेल होंगे। फिर कहोगे ये काम नहीं करता, फिर कहोगे वो काम नहीं करता।
सर थोड़ी और डाइट की बात करते हैं। जैसे हमने ही अपने पॉडकास्ट में सुना था कि जितना आप कच्चा खा रहे हो उतना ज़्यादा बढ़िया है, अगर वो खाना गैस पे चला गया तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा बताओ कि क्या खाना चाहिए, कितना कच्चा खा सकते हैं हम, क्या खा सकते हैं? नहीं आप कच्चा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको फाइबर की मात्रा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि फाइबर आपको अपनी डाइट में रखना है, तो आप अपनी डाइट में सॉल्युबल नॉन सॉल्युबल फाइबर जितना आप लेके जाओगे आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए उतना अच्छा है। बट अगर आपका डाइजेशन वीक है तो कच्चा खाओगे तो ख़राब हो जाएगा, मतलब आपको गैस ज़्यादा बनाएगा। तो कुक्ड फूड, मतलब अगर आपने कोई सब्जी बना रहे हो, कच्चा करेला ना खा के पका के खा रहे हो तो कोई गलत नहीं है वो, अच्छा, ठीक है। ओवर कुक नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सिर्फ 2-2 घंटे 3-3 घंटे गैस पे छोड़ा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे सेमी कुक रखकर आप उसको इनटेक कर सकते हो, स्टीम्ड है वो ले लिया, कोई चीज़ आपने बेक कर ली, सब्जियां बेक कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। और सर दालें, जैसे कहते हैं कि कोई कोई कहता है कि वो भी थोड़ी ठीक नहीं होती आपकी बॉडी के लिए, ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, ऐसा प्रोटीन की वजह से कह सकते हैं कि आप, मगर दालों में कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान तो आपका ये मटन है, रेड मीट जितना है सारा खतरनाक है वो तो। कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से बढ़ाता है वो। और कई बार तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि मटन पार्टी करी, अगले दिन पैरालिसिस हो गया। अच्छा, हाँ, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करने वाली, दालें थोड़ा चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं। दालें तो आपकी डाइट के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए खाने जरूरी से ही है। तुरंत पैरालिसिस ऐसे कैसे हो जाता है? मीट 2 टाइप का है, एक है फिश से आ रहा है, एक आ रहा है आपका चिकन से आ रहा है, एग्स आ रहा है। ये वाइट मीट है, ये आपको कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, नहीं नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे डेली बेसिस पे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम रेड मीट की बात करते हैं, जो जितने भी बड़े जानवर हो गए रेड मीट वाले, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा, इनको जितना कंज्यूम करोगे उतना बॉडी के अंदर टीमाओ एक मार्कर होता है जो बताता है कि बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन, सूजन चल रही है, वो बढ़ जाता है। फिर होती है बीमारियाँ उसकी वजह से, कभी किडनी काम नहीं कर रही, कभी आपके लंग्स में दिक्कत आ रही, कभी आपके हार्ट में दिक्कत आ रही है। तो नॉनवेज इसलिए कम रखा जाता है, 5%। अच्छा, और रेड मीट पूरा जितना हो सके उसका अवॉइड करो। सर एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है आजकल, लोगों को लिम्फोसाइट्स भी हो रहे हैं कि कहीं कहीं फूल रहे हैं, हाथ पे गांठें बन रही हैं, वो कैसे बन जाती देखो, लिम्फ है या वो वेन्स है। लिम्फ आपके फूलेंगे बगल में, ग्रोइन एरिया में फूलेंगे, यहाँ बाजू पे नहीं फूलेंगे, यहाँ पे वेन्स फूलती हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो वेन्स हैं या लिम्फ नोड्स हैं। तो ये भी नुकसान करते हैं बॉडी को? देखो, वेन्स जो हैं वो ब्लड को एक उसमें चला रही हैं। अगर आपकी वेन्स बहुत ज़्यादा फूल रही हैं तो आप या तो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, है ना, या फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं बना हुआ। तो आपको देखना पड़ेगा, पेशेंट को देखना पड़ेगा कि वहाँ प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। जैसे हाथ में है यहाँ पे, तो फिर वो लाइपोमा होता है जो मोटे मोटे बन जाते हैं। सर देखो ये हो रखा है, देखना। हाँ, ये लाइपोमा बना हुआ है ना, इससे मैं तो बहुत सालों से है, कभी हाँ, कुछ हुआ नहीं। डांसिंग से बना होता है। देखो, जब आपने छुआ और वो हिले साथ साथ, तो वो लाइपोमा है, तो वो नुकसान करता है। फैट की डिपोजिशन है। अच्छा, ठीक है। सही डिसॉल्व कैसे होगा? नेचुरली होगा या फिर इसको ट्रीट करना पड़ेगा? आप इसको चाहो तो इसको कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा हीट अप्लाई करोगे तो फैट जो है वो ब्रेक डाउन होकर निकल जाता है। मेल्ट हो जाती है जैसे? ट्राई कर लो, कुछ खराब तो हो नहीं रहा, हीट ही तो अप्लाई मतलब करनी ये है। बॉडी में कुछ नुकसान नहीं करेगा? नहीं, अगर बहुत बड़ी हो जाए, पेन करने लग जाए, तो इसकी सर्जरी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि फैट को निकाल, मतलब तेजी से काम हमारा हो गया। और बहुत बड़ा तो छोटा सा इंसिजन लगना होता है। मतलब ये काफी टाइम से, पर इसका साइज कम मेरे भी है, बढ़ आपके नहीं। अकेले के नहीं है, मैं अभी खोलूंगा मेरे भी इधर इधर निकल आएगी। ये तो सर बहुत कॉमन है, होती है। हाँ, जो भी जिसने भी जिम किया ना उसकी बन जाएगी। तो एक टाइम में हमने भी जिम किया, हमारी भी बन गई, इसके बाद हमने छोड़ सर दिया। आप क्यों नहीं करते? आप जिम हाँ? अब नहीं करते आप? सर जिम वर्सेस स्पोर्ट्स आप किसको पिक करते हो वैसे? देखो, मेरे जो सर्कल अच्छा बना और जो करने का मजा आया वो आया मुझे टेबल टेनिस और स्विमिंग में। अच्छा, तो मेरी स्विमिंग एंड टेबल टेनिस घूमती रहती है। ओके। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम रहते हैं गुड़गांव में, तो वहाँ पे एक अच्छा सर्कल बन जाता है। सेम एज ग्रुप के आपको लोग मिल गए, आपकी बातचीत हो गई, लर्निंग अच्छा बहुत अच्छी सर्कल मिल तो यहाँ जाती है। नोएडा में ही बन जाता सर, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गुड़गांव में रह रहे हो तो अच्छा सर्कल। नहीं, आप गुड़गांव कभी मिलवाएंगे आप अपने सर्कल में। यहाँ पे थोड़ा बदमाशों वाला बनता है। नहीं, नोएडा में ऐसा नहीं है, नोएडा भी अच्छा है, गुड़गांव भी अच्छा है, दोनों की अपना एक चार्म है। हाँ, आपको नोएडा अच्छा लगता है, हमें गुड़गांव अच्छा बट लगता है। सर ये बताओ, जैसे मान के चलो, वैसे कहते हैं स्मोकिंग तो बहुत खराब चीज़ है बॉडी के लिए, पर अभी जैसे हवा में ही हम दिल्ली एनसीआर वाले तो स्मोक कर ही रहे हैं ना, स्मोक करते हुए भी। तो उसके लिए क्या करा जाए? अपनी लीवर, लंग्स, किडनीज और इन सबको डिटॉक्स कैसे किया जाए पूरी बॉडी को, कि जो भी इकट्ठा हो रहा है वो क्लीन होता रहे? देखो, अगर गंदा हो रहा है तो पहला तो यही है कि इसे गंदा मत होने दो। सर अब हवा तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते काम हैं ना। कैसे? आप देखो,
आपके पास ऑप्शन है, आपको अपना प्रोफेशन देखना पड़ेगा। आप प्रोफेशन में अगर आपको अलाउ है मूव करना तो कर जाओ। अच्छा, मैं कहूँगी ये जो हम बैठे हैं, ये अगर हम गोवा में बैठ के करे होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सर आप अब गोवा थोड़ी आते हमारे लिए फ्लाइट पकड़ के। नहीं, ये तो अब पेशेंट आते नहीं गोवा से, पेशेंट अपना यूएस से आ जाता है। अच्छा, तो पेशेंट आ सकता है, तो जिसका जरूरत है वो अपने आप चल चलो सर, अब हम नहीं मूव कर सकते, कोई बंदा मूव नहीं कर सकता, तो डिटॉक्स कैसे करें नेचुरली घर रह के? वो थोड़ा लंग्स को करना है, बॉडी को करना है, पूरी बॉडी को करना है। पूरी बॉडी को करना। सबसे आसान तरीका है वो है लंघन, यानी अगर आप खाना अपना कम खाते हो या खाने पे जो अपनी बॉडी के अंदर जो डाल रहे हो उसका ध्यान रखते हो तो आपका काम बन जाता है। बट आपको इसे रोज रोज नहीं करना होता, ठीक है? तो आप अपने नवरात्रे पकड़ लो, साल में 2 बार आने हैं, 2 बार फास्टिंग करनी है, आपका काम अपने आप तरीके से हो जाएगा, ठीक है? आपको किसी टाइप की वो अलग से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत फास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जो जिम वाले बच्चे होते हैं कुछ भी खा जाते हैं, जैसे आप कर रहे थे, पता नहीं कितना 6-8 बड़ा खाना खा जाते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको फास्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप कुछ भी गलत लेके जाओगे बॉडी उसको बाहर कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी। एंड लंग्स को अगर स्पेसिफिकली या किडनीज को डिटॉक्स करना हो, ये आसान तरीका नहीं है। लंग्स के लिए तो खास बात है कि अगर आप स्मोक इनहेल कर रहे हो, अगर आपकी लंग्स वीक हैं तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे ठीक करना है तो साफ़ हवा के अंदर एक्सरसाइज करके आप थोड़ा बहुत प्रिवेंशन कर सकते हो। बट आप ये मत सोचो कि आप कोई चीज़ करोगे उससे आपके लंग्स डिटॉक्स हो जाएंगे, कोई तरीका नहीं है। अच्छा, स्मोकिंग रोकनी ही होगी एक तरीके से, कि बहुत लोग हैं इस टाइम जो हाँ, आप अपने घर में एयर प्योरीफायर का यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्या यूज़ कर पाओगे? शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। उसमें नहीं है। सही तरीका है मूव टू क्लीनर प्लेस। उसके आप करो कि शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ, काम नहीं करेगा। सर आप तो पहाड़ों में ज़्यादा ट्रिप लगवाओगे अब की, पहाड़ों में थोड़ी क्लियर हवा पर ट्रिप नहीं सर कह रहे, वहाँ प्रॉपर्टी लो के वहीं रहना रहो। तो मुश्किल है हमारे लिए, तो इसलिए घूम ही आएंगे थोड़ा और पहाड़ों पे जाके वो सब नहीं करना जो तुम करते हो, वहां जाके क्लीन रहना है। पहाड़ों पे गए, वहाँ की बूटी वहाँ भी चला हवा ली। खराब हो रही वहां है। की बूटी चल रही है अलग से। नहीं, वो सारी चीज़ें तो एडवाइस नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास आप छुट्टियाँ बना लो ना। जैसे आपने काम किया, आपको पता है कि आप महीने के अगर तुम हफ्ता भर भी अलग चले जाते हो या नोएडा से जस्ट बाहर भी चले जाओगे, ग्रेटर नोएडा हेड भी चले जाओगे, तो भी वहाँ पे हवा यहाँ से साफ़ है, तो आप डिस्ट्रेस भी हो गए, हवा भी आपको क्लीन मिल गई। तो इस तरह के जो अपने प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट कर लो। ओके, अच्छा सर, अल्कोहल की अगर बात करें तो कौन सी, मतलब अल्कोहल तो सारी खराब कौन है, सी but अच्छी है? सबसे ज्यादा डैमेज कौन सी करती है हमारे ऑर्गन्स को? सारी करती है। देखो, जिसमें जितनी ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज है वो उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है, तो जो सब, तो आप अल्कोहल परसेंटेज में लगा लो। अच्छा, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ, जैसे आप नहीं वोडका पीते? होगी, जिन कभी कभार ओकेजनली, साल में कुछ दिन ही, बिना रोज-रोज तो नहीं। नॉलेज देखे हैं सब, तो जो आ जाए। आप क्या पीते हो वैसे? मैं नॉर्मली पसंद अगर देखा जाए तो बियर या फिर विस्की होती है, इससे आगे नहीं जाते। सर वाइन ठीक है, वाइन तो ठीक, वाइन, हाँ वाइन भी कर सकते हैं। वाइन पी हाँ, परसेंटेज देखो, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मैटर करता है कि आपको नुकसान कितना वो पहुंचाएगा, कितना नहीं पहुंचाएगा। और एडवाइस ये होती है कि जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। और ये सर मिक्सचर्स में जैसे कॉकटेल्स वगैरह बनती हैं वोडका की, जिन बहुत चल रही है आजकल कि लोग सर टॉनिक जिन वाटर, टॉनिक ट्रेंड में है, जिन टॉनिक। तो उसके लिए क्या करे इंसान? वो भी गलत है। क्या चीज़ नहीं, आप ये देखो कि आपने लास्ट कब पी थी। लास्ट तो अगर सर लास्ट आपने पी है कल, तो आज रुक जाओ। कल तो नहीं पी सर, पिछले तो हफ्ते आज पी थी। पी लो। अभी गिरा है गिलास। पिछले हफ्ते भी थी तो रुक जाओ। तो अपने जैसे डेज, जैसे आपका सर्कल बहुत अच्छा हुआ तो आप किसी न किसी का हर महीने में एक बर्थडे तो आता ही होगा रफली, तो वो डेज फिक्स कर लिया कि हाँ इस दिन पियेंगे, क्योंकि उस दिन आप रखोगे तो आपके ऑटोमेटिक तरीके से पूरा महीना नहीं हुआ, तो कम से कम पिए तो कम से कम नुकसान। और आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि कहाँ रुकना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि 30 ml हो गया बस बंद, इससे ज़्यादा नहीं जाना। और सर उनके लिए भी कुछ कह दो, जो लोग फ्राइडे आती है वो दिन फ्राइडे चलो भाई चलो शाम को लगाते हैं पैग, उसके लिए नहीं, वो बहुत एडवाइस नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। अच्छा सर, जिस दिन जैसे देखो, दोस्तों के साथ बैठना अच्छी बात है और डी स्ट्रेस करने में नो डाउट कंपनी मैटर करती है, बट कभी कभी कंपनी में बैठने के लिए भी आप अल्कोहल इंटेक कर रहे होते हैं, बट आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और आपको अपनी लाइफ अपनी बॉडी से क्या चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ मैं आपके पास 100 करोड़ रुपये देता हूँ, है ना, आपको मैं हेल्थ ले लेता हूँ आपसे, करोगे? नहीं सर, है ना, आप भी वही कर रहे हो एग्जैक्टली। आप अपनी लाइफ को ट्रेड कर रहे हो विद प्लेजर, वो मत करो।
साथ में रखो, ट्रेड मत करो कि ये ले ले और वो दे दे, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी लिमिट्स बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि कब करनी है, कब नहीं करनी, किसके साथ करनी, किसके साथ नहीं करनी, ये भी पता होना चाहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कभी कभी ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब पता नहीं रहता या कोई ओकेजन ऐसा आ गया जिस दिन ज़्यादा हो गई, क्या कुछ नेक्स्ट डे के प्रिकॉशंस होते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे की डैमेज कंट्रोल कर लिया तो हो गया। या फिर अच्छा हो उसी टाइम हो गया? देखो जैसे ही आप अल्कोहल लोगे, अल्कोहल आपके सिस्टम में जाएगा, अब आपको लगता है अच्छा, क्यों? क्योंकि अल्कोहल आपके ब्रेन में जा रहा होता है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट आपका लीवर और किडनी रो रही होती हैं क्योंकि उनको फालतू का काम करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे चढ़ती नहीं है, और सच्ची में उनको नहीं चढ़ती, असली वाले लोग, उनका लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है इसलिए उनको चढ़ती नहीं है। और जिनको बहुत तेज़ी से चढ़ जाती है एक पैक में, उनका लीवर ख़राब होता है क्योंकि उनको अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने में टाइम लग रहा होता है, तो उनकी बॉडी में, ब्लड में अल्कोहल की परसेंटेज काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करती है, तो इसलिए उनको कॉन्टीन्यूसली अच्छा लग रहा होता है। तो उससे आपके लीवर की कंडीशन के बारे में पता लग जाता है। अगर आपको ज़्यादा चढ़ रही है, कम में चढ़ रही है, तो लीवर आपका ख़राब हो चुका है, तो रुक जाओ। तो जिनको जल्दी चढ़ रही है वो तो इस चक्कर में रहते हैं, हम तो कम पीते, हमारा अंदर का सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सर ऐसा भी होता है ना, आज बहुत टाइम बाद पिया, आज जल्दी चढ़ गई, और कईयों का ये होता है कि पीते पीते इतनी आदत पड़ गई कि अब चढ़नी बंद हो गई। हाँ, वो चीज़ अलग हो जाती है। वो उनका देखो, वही आपके किसी को 30 ml में सब कुछ हो जाएगा, किसी को वो 120 में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपके लीवर पे, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, इसलिए सबकी अपनी पीने की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। तो आपको अपने लीवर का ध्यान रखना है, किडनी का ध्यान रखना है, तो कम से कम कृपा करके उन पर लोड दो, उनको इतना मत परेशान करो कि वो गए टाटा सी बाय बाय। और सर जैसे अभी दारू की और सिगरेट की बात चल रही थी, कुछ लोग अभी और हाई लेवल के भी नशे कर रहे हैं, जैसे कि चरस हो गया, गांजा हो गया, तो वो मतलब एक मज़ा तो आ जाता है लोगों को करने में, बॉडी को क्या असर आता है उस चीज़ का? नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं करता तो बता देता सर, ये सोच रहे। और अगर लोगों को मजा आ जाता है, तू कह रहा, तुझे कैसे पता उनको मजा आ रहा है? बातें करिए ना। नहीं, अल्कोहल तक तो ठीक है, बट हाँ मुझे इसका आइडिया ज़्यादा नहीं है। बट देखो, आपको उसका सोर्स ही नहीं पता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पैकेट में तो आता नहीं है ना, कि गवर्नमेंट दे रही है उसको, तो आप अब उसके अंदर क्या अडल्ट्रेशन है आपको पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है, आप बॉडी में डाल रहे हो तो अपने रिस्क पर डाल रहे हो। अब कल को आपके ब्रेन को कुछ हो जाए, अपनी बॉडी को, अपने हाथ पैर को ना हिला पाओ, ऐसा रिस्क लेना है क्यों है? तो सर सही कह रहे हो आप, बहुत बड़ा रिस्क क्यों लेना है आपने? सही बात है। तो जिसके बारे में पता है कि ये होगा, जो कंफर्म है, उसको तो फिर आप एक बार कर सकते हो, बट जिसके बारे में आपको बिल्कुल डाउट के अंदर, क्वेश्चन मार्क के अंदर आपने किया, पता लगे उठ ही नहीं पाए, क्यों करेंगे हम? हाँ। तो सर एक बार थोड़ा प्रोसेस समझते हैं आपसे, अगर लोगों को टच में होना हो तो क्या प्रोसेस रहता है? आपकी टीम है, आप कैसे काम करते हैं, या आपका जो सेंटर है वहाँ पे और भी डॉक्टर्स हैं, या पर्टिकुलरली आप ही देखते हैं सबको? नहीं, कैसे मेरे पास रहता है? 40 डॉक्टरों की टीम है, और हम किडनी फेलियर, पैरालिसिस, पार्किंसंस, लीवर, सोरासिस, इन सारी डिजीज़ को हम कवर करते हैं। तो हर फील्ड के अपने अपने डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर मेघा हैं, वो अपना स्किन का ज़्यादा देखती हैं, लीवर देखती हैं। मेरे पास पैरालिसिस, किडनी हैं, तो सबके अपने अपने डिवीज़न हैं। तो जितनी बीमारियां हम बताते हैं उतना ही हम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो सारी डिजीज का भी। और सर जो आप मेडिसिन देते हो वो प्योर आयुर्वेदिक जाती है, मतलब जैसे कुछ लोगों को नहीं पिया जाते कार्ड, जैसे नहीं, काढ़े तो खत्म पुराने हैं और ओल्ड फैशन हो गए। मैं टैबलेट्स ही होती है मैक्सिमम की। और आप अगर यहाँ आ रहे हो तो अपने माइंड में ये लेकर आओ कि आपको रिजल्ट से मतलब है। हम आपको होम्योपैथी भी देंगे, हम आपको आयुर्वेद भी देंगे, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करेंगे, आपका खाना भी बदलेंगे। तो तैयारी कर आना, कोई चीज़ आसान नहीं होती। जो मैं कहता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट ही अच्छा है, तो वो हम पेशेंट पे भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बाकी साइंसेस के वो नहीं हो कि? हाँ, ये आप देखो, हर किसी पैथी की ना अपनी ना पावर है और अपनी वीकनेस भी है। एलोपैथी की भी है, आयुर्वेद की भी है और होम्योपैथी की भी है। अब छोटा बच्चा है, उसको खांसी जुकाम हो रहा है बार बार, तो वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर जाती है। आयुर्वेद से भी फास्ट काम कर जाती है, तो वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छी हो गई, है ना। अब सोरेसिस जैसी बीमारी है, वहाँ पे आयुर्वेद बहुत अच्छा है, होम्योपैथी काम नहीं कर पाती, एलोपैथी काम नहीं कर पाती, तो वहाँ ऑटोमेटिक तरीके से उसकी पावर बन जाती है। अब किडनी में है, किडनी में आपको बीपी शुगर कंट्रोल करना है, एलोपैथी नो डाउट अच्छा है, बट आपने किडनी डाउन करना है तो वहाँ पर मेडिसिन बनी ही नहीं है।
पैरालिसिस में एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन की रीवायरिंग करना। जैसे हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स सीख गए, तो ब्रेन के अंदर रीवायरिंग हो रही होती है, तो वो रीवायरिंग शुरू करवाना वो आयुर्वेद के हाथ में है, एलोपैथी में है ही नहीं। तो हर किसी पैथी की अपनी पावर और अपनी वीकनेस दोनों हैं, तो वीकनेस सबकी छोड़ दो, पावर सबकी ले लो। तो पेशेंट को ठीक करने का हो गया ना, फाइनल आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट अच्छा होना चाहिए बस। बट ये कॉम्बो सर आपस में रिएक्टिव तो नहीं है? अगर आप एक पेशेंट पे कुछ ना कुछ डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ये सब पे नहीं होता, डिजीज पे डिपेंड करता है। हाँ, आपको लगता है कि ये आयुर्वेद अच्छा है, वहाँ उसको आयुर्वेद को प्रमोट, नो डाउट। जहाँ होम्योपैथी अच्छी है तो उसको आपको कि मुझे पता ही रिजल्ट देगी, बट उसको पीछे तो नहीं रखोगे ना, तो उसको साथ में रखना चाहिए। और हमें गवर्नमेंट हमें परमिशन दे रही है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अभी नाम तो नहीं ले सकते हम किसी ब्रांड का, बट एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड है जिसकी मेडिसिन पे क्वेश्चन उठे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स ही बैन हुए हैं उसके। तो आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या है और कैसे आप उसे बना रहे हो? क्योंकि पता नहीं होता आयुर्वेदिक, क्योंकि कहते हैं जड़ी बूटियाँ बहुत मुश्किल से सोर्स होती हैं, मिलना मुश्किल है, बनाने का प्रोसेस टफ है, तो आपकी कैसे नहीं, दवाइयाँ वो बन तो रही हैं? डिपेंड करता है। हमारी तो अपनी खुद की फैक्ट्री है ओके। गुड़गांव में ही, उद्योग विहार में। तो हमारी तो मैं अपनी मेडिसिन अपने हाथ के नीचे बन रही होती, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पता हुआ है। और प्रोक्योरमेंट, हाँ, वो थोड़ा सा हो जाता है सीजन के ऊपर, कभी कभी चीज़ें अच्छी आ रही है, कभी ख़राब आ रही हैं, तो वो स्टॉकिंग करनी पड़ती है कि सामान साफ मिले, गंदा ना हो। तो कभी आओ हमारी फैक्ट्री में, दिखाएंगे आपको, आना प्रोडक्शन पड़ेगा दिखाएंगे। सर, क्योंकि देखो हमारे जो दर्शक हैं और आपके भी, तो हमें बेस्ट चीज़ देनी है जनता को, है ना? तो इसलिए आजकल, क्योंकि सर आयुर्वेदिक पे ही लोगों को ये सोच के विश्वास होता है कि भाई ये अपनी ऑर्गेनिक चीज़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और फिर जब ऐसी न्यूज़ मार्केट में आती है तो ऐसा लगता है यार चल क्या रहा है। अब जिस बेड की आप बात कर रहे थे उस पे कहना बड़ा मुश्किल है, तो ये मुझे फाइट ज़्यादा लगती है कि दो पैथियाँ आपस में लड़ रही हैं रेदर देन कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी किया था पहले किसी ब्रांड को लेकर, तो ये चलता रहता है। ये एलोपैथी आयुर्वेदिक वाले लड़ते ही रहते हैं, इनको लड़ने दो। अपन सारे कॉम्बो यूज करेंगे हम। हिट रहो, अपना इलाज पेशेंट पिस जाता है, पेशेंट फंस जाता है। पेशेंट को लगता है कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, पहले क्या दिखा रहे थे अब एकदम से क्या हाँ, हो गया। यहाँ पर है ना, इनको लड़ाइयाँ करनी चाहिए बंद। यहाँ सोचना चाहिए पेशेंट के बारे में। वहाँ क्या हो गया, आपस में लड़ाई करें, हम सुपीरियर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि पेशेंट जो आया है उसके लिए बेस्ट क्या है, तो अपना बेस्ट निकाल के उस पेशेंट को दो और उसको आप आराम दो। ये एक फ़र्ज़ बनता है एक डॉक्टर का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कहीं किसी पॉइंट में आपको फिजियोथेरेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही होती है, कहीं पे कायरोप्रैक्टर अच्छा काम कर रहा होता है, तो जहाँ पर जो पैथी, जिस बीमारी में जो पैथी अच्छा है, जिसकी पावर है, उसको यूज़ करो। तो ओपन रहना चाहिए, सब चीज़ों को लेकर ओपन रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक मेरा डाउट था कि आजकल मार्केट में आलमंड मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क भी आने लग गए, ओट मिल्क भी आने लग गया, तो ये ठीक है? जैसे कुछ लोग मिल्क से बचना चाहते हैं कि भाई गाय का दूध नहीं पीना है, वैसे नहीं पीना, तो ये ऑप्शन फैशन बन गया, फैशन। हाँ, फैशन बन गया, फैशन बन गया। देखो, अगर आपको दूध सूट करता है, गाय का दूध सूट करता है, आप पियो, दबा के पियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसको पीने के बाद ब्लॉटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, तो मत पियो। उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, आलमंड मिल्क और ओट मिल्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्केट में सही आ रहे हैं, जेन्युइन आ रहे हैं? घर में बना लो ना। आपने बादाम भिगोए हैं, उसको आपने रात भर भिगोया, सुबह उसको मिक्सी में चलाया, पानी डाला, आपका दूध तैयार। आलमंड मिल्क छान नहीं तो है इसको। अच्छा, इसी तरह सोया मिल्क भी बन जाता है, रात भर आपने उसे भिगोया, सुबह उसको आपने मिक्सी में चलाया, पानी डाल के आपका सोया मिल्क तैयार। तो आप उसको प्रोक्योर क्यों करोगे जब घर में बना सकते हो? ना प्रिजर्वेटिव डलेगा, ना अपने घर में होगा, मम्मी बना देंगी। सही बात है सर। सर ये रेसिपी नहीं पता थी हमें असल में। अरे बहुत इजीली यूट्यूब पे तो बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं होती उसके अंदर, तो ये ऑप्शन अच्छे हैं। ऑल राइट चलो भाई, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं सर। हमको तो मज़ा आ गया, आशा करते हैं हमारी जनता को भी ये सब सुनकर, ज्ञान सुनकर बहुत मज़ा आएगा। और जनता से मैं यही बोलूँ, इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुँचाएं। और अगर आप सर को भी रीच आउट करना चाहते हैं, सर को कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी हमारे डिस्क्रिप्शन पे। इनफैक्ट यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम भी आ रहा था, तो आप जाके चेकआउट सर का यूट्यूब चैनल भी है। सर के इनफैक्ट 3 चैनल्स हैं, उन तीनों के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जिसपे सर भी रेगुलर कंटेंट बनाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आप बिल्कुल हेल्दी रहें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सर देते रहते हैं, तो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो भाई, अपने ऑर्गन्स को बिल्कुल बढ़िया रखो। सर आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो? देखो, अगर हेल्दी रहना है, सिंपल सी बात, खाना अच्छा, दोस्ती अच्छी और
एक्सरसाइज अच्छी और पार्टी अच्छी। वो दोस्ती में कवर हो गया। दोस्ती अच्छी। ओके बाय बाय।